वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी एचपीएससी एडीओ मेंस की सीरीज चल रही है, जिसका आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कैसे सिंथेसाइज होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका क्या फंक्शन है प्लांट्स की बॉडी में। अब आपको टॉपिक को देखते ही समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक किस चीज का है, जेनेटिक्स का टॉपिक है ये। तो उसको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। So the question is, describe the synthesis, structure and function of genetic material in the plant cells। आपको क्या करना है, प्लांट के सेल्स में कैसे सिंथेसिस होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में लिखना है। और आपको ये भी बताना है कि कैसे जेनेटिक्स एक्सप्रेशन हमारे एग्रोनॉमिक ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कोई भी ट्रेड है, अगर आप एक पेरेंट से दूसरी प्रोजीनी तक उसे पास करवाना चाहते हो तो जेनेटिक मटेरियल का उसमें क्या रोल प्ले है, कैसे ट्रेड्स को ट्रांसफर किया जाता है। आपने अलग अलग मेथड्स पढ़े हैं ना, बैक क्रॉस टेक्निक, पेडिग्री मेथड, जिसमें हम एबायोटिक रेजिस्टेंसी के लिए, डिसीज रेजिस्टेंसी के लिए जिसको हम यूज करते हैं, तो उसमें बेसिकली हम करते क्या है, ट्रेड्स को ट्रांसफर करते हैं। जो हमारे यूजफुल ट्रेड्स हैं उनको हम पेरेंट से प्रोजीनी तक ट्रांसफर करते हैं। अब वो एक चीज, वो एक ट्रेड पेरेंट से प्रोजीनी तक कैसे ट्रांसफर हो पा रहा है, वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है प्लांट के सिस्टम में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वन इज द डीएनए, अनदर इज द आरएनए, जो कि हमारी स्ट्रक्चर है, हमारी बैकबोन है हमारी लाइफ की, जिसमें हमारा जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है, जिसको पास करते हैं हम पेरेंट से प्रोजीनी तक। तो जितने भी हमारे यूजफुल ट्रेट है हमेशा ही एक प्रोजीनी से दूसरी प्रोजीनी तक कैसे जा पा रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से ही तो वो ट्रांसफर हो पा रहा है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द प्रिसाइज सिंथेसिस एंड हायरार्चिकल स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स अंडरलाई वेरी अडेप्टिव एंड प्रोडक्टिव ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड क्रॉप्स। इसमें क्या बता रखा है कि अगर आपको नॉलेज होगी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसमें एक्सप्रेशंस आते हैं, कैसे ट्रेड्स को ट्रांसफर किया जाता है, अगर इस चीज बारे नॉलेज है तभी तो एक ब्रीडर एक जीन को दूसरे, एक प्रोजीनी से दूसरी प्रोजीनी तक ट्रांसफर कर पाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल की नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको ब्रीडिंग करवानी है उस केस में। तो अब बॉडी कंटेंट जब हम लिख रहे हैं ना, तो बॉडी कंटेंट में हम लिखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना है, सिंथेसिस को भी एक्सप्लेन करना है और फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। तो पूरे बॉडी कंटेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए, बी एंड सी। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की बात करें तो उसमें क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या है, एक तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आगे हम डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 तरह के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्यूरीन, एक होते हैं पायरिमिडीन। प्यूरीन में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन। अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं थायमिन और साइटोसिन। अब एक प्यूरीन दूसरे पायरामिडीन के साथ जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर हम बात करें एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और थायमिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्वानिन और साइटोसिन की, यानी कि जी और सी, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जितने भी हमारे नाइट्रोजनस बेसेस है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम आरएनए की बात करें तो इसके जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो सेम ही रहते हैं डीएनए के जैसे ही, बस इसमें एक चेंज है। कौन सा चेंज है कि जैसे हमने स्टडी किया डीएनए को,
तो वहां पे हम पढ़ते हैं ATGC यानी कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। लेकिन जब हम RNA को पढ़ते हैं तो थायमिन की जगह पे कौन सा बेस आ जाता है? यूरेसिल। ऐसे ही जो अब DNA RNA की अगर हम बात करें तो ये किससे बने होते हैं? ये राइबोज, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बने हुए हैं, जो कि इनकी क्या है? बैकबोन है। अब अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो डीएनए के जो बेस पेयर्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल है, डीएनए क्या है? एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब ये होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस जिनकी हम पहले बात कर रहे हैं। ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। अब आप देख रहे हो ना कि जो एडेनिन है वो थायमिन से जुड़ा हुआ है, उसके बीच में कितने बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है। लेकिन अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं आपस में। और अगर आप देखो तो OH ग्रुप्स, हमेशा OH ग्रुप्स जो होते हैं ना यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस में, इनमें लिंकेज होती है। सो डीएनए क्या है? एक तरह का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसका मॉलिक्यूल कैसे होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर है, 2 हेलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब जुड़े कैसे हुए हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है यहाँ पे, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? शुगर मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी क्या बनाते हैं? बैकबोन बनाते हैं। अब डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंस है क्या? पहला तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ये क्या हो गया? हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम डीएनए की बात करें, यहाँ पे देखो आरएनए में एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? डीएनए में थायमिन है, जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यूरेसिल है। बस ये ही दोनों में क्या है? डिफरेंस होता है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है। अब ये जो आरएनए का जोन जो डीएनए में भी फॉल कर रहा है, ये इनमें क्या है? सिमिलैरिटीज है, दोनों में ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दोनों में ही शुगर है। बस थोड़ा सा फर्क है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट है। दोनों में ही फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं और दोनों में ही एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट है। लेकिन अब मेजर डिफरेंस है क्या? एक तो आरएनए, अब ये जो पोर्शन जो डीएनए के सर्कल के बाहर आ रहा है, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर हम आरएनए की बात करें, एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही स्ट्रैंड है इसके पास, एडेनिन पेयर्स विद द यूरेसिल। अब मेजर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अगर हम डीएनए को पढ़ें तो यहाँ पे एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? थायमिन के साथ। लेकिन आरएनए के पास थायमिन है ही नहीं, तो किससे जुड़ा हुआ है? यूरेसिल के साथ। लेकिन यहाँ पे भी केस सेम ही है, एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ा हुआ है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जबकि जो हमारा ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो इसी के साथ आपको मेजर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंस है क्या। लगभग दोनों सेम ही है। कहाँ फर्क आता है? एक तो नाइट्रोजनस बेस अलग है, डीएनए में थायमिन है, जबकि आरएनए में यूरेसिल है। और दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। और डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है, सिंपल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे आगे से आगे नाइट्रोजन बेसिस बनते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन पास होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने 3 प्रोसेसेस को याद रखना होता है। एक होता है डीएनए की रेप्लिकेशन, दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और लास्ट होता है हमारे पास ट्रांसलेशन। अब डीएनए की रेप्लिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट कर देता है, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अगर हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है,
डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए को रेप्लिकेट करना। अब रेप्लिकेट शब्द का मतलब क्या है? अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को जनरेट कर लेना। लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को पढ़ें तो ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है? डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन कैसे होती है। फर्दर ट्रांसलेशन क्या होता है कि जो हमारा एमआरएनए उससे कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली आपको 3 कंसेप्ट्स को याद रखना है, डीएनए की रेप्लिकेशन, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसमें हम एमआरएनए जो कि हमारा मैसेंजर आरएनए है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर। एम का मतलब क्या है? मैसेंजर। और आर का मतलब क्या है? राइबोसोमल, यानी कि वो राइबोसोम्स पे प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, जैसे आपको विजिबल होएगा यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रैंड है। अब आप देख रहे हो ये स्ट्रैंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक 5 से लेके 3 तक है, दूसरा हमारा 3 से लेके 5 तक है। अब पहला स्टेप क्या होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में टूटते हैं। जब ये टूटते हैं यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम क्या है? हेलिकेस। अब ये हेलिकेस क्या करेगा? इन जो पेरेंट में डबल हेलिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड्स, 2 सिंगल स्ट्रैंड्स वाले जनरेट हो जाते हैं। ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि आगे से आगे बढ़ रहा है। ये वाला होता है जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, यहाँ इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये जो हमारा स्ट्रैंड है यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क आगे से आगे बढ़ता रहता है। ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, इसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। अब जब बॉन्ड्स ब्रेक हो गया, बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो अनबाउंडेड सक्शन सा क्रिएट हो गया, एक जंक्शन सा क्रिएट हो गया है। अब इसको हील करने में कौन आपकी हेल्प करेगा? प्रीमेज। प्रीमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करता है और उसका काम क्या है? बाउंड्स को हील अप करना। उसके बाद जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है जो 5 to 3 चल रहा है, ये कंटिन्यूअसली आगे से आगे पॉलीमराइजेशन इसमें होती रहती है, आगे से आगे मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। ये जो स्ट्रैंड है नीचे वाला स्ट्रैंड आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। अब जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है ये काफी ज्यादा डिसकंटिन्यूअस है, आप देख रहे हो ना, कहीं भी इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट मतलब पार्ट्स, क्योंकि ये नीचे वाला जो डीएनए का पार्ट है, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो चुका है। अब फिर क्या होगा कि आफ्टर द डीएनए प्राइमर की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ये जो प्राइमर लगा हुआ है इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी अनदर डीएनए पॉलीमरेज के साथ, और यहाँ पे जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये वाली जो फ्रेगमेंट है ये आपस में कंबाइन हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारा डीएनए है आगे से आगे रेप्लिकेट करता रहता है, जिसमें हमारे 2 तरीके के स्ट्रैंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है जो हमारा आरएनए है उससे आगे कैसे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। और ट्रांसलेशन में कौन सा आरएनए काम में आता है? एमआरएनए। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि आरएनए 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। टीआरएनए का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो इसी तरीके से है जो हमारा आगे से आगे ट्रांसफर होता है। अब अगर हम बात करें, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को देख रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली हो क्या रहा है? ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है। अब डीएनए में क्या है? एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, ऐसे बने हुए हैं ना सारे स्ट्रक्चर। जबकि आरएनए की अगर हम बात करें, जो हमारा थायमिन है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे थायमिन रिप्लेस हो जाएगा। किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? यूरेसिल के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, डीएनए से जब आरएनए बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब हमारा जो आरएनए है जिसमें आप देख रहे हो थायमिन नहीं है, यहाँ पे क्या है? यू क्या सिंबलाइज कर रहा है? यूरेसिल।
अब इस आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोटीन चेन्स बन जाती है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे 3 चीजें आपको लिख रही है, MET, ELE और SCR। अब ये है क्या? MET क्या है? मेथियोनाइन। ELE क्या है? आइसोलिसाइन। MET क्या है? मेथियोनाइन। और EILE क्या है? आइसोसिलाइन। और SCR क्या है? सिराइन। तो ये 3 हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन में मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, मेथियोनाइन, आइसोसिलाइन, मेथियोनाइन, आइसोलिसिन एंड सिरिन। तो यहां से ही हमारा जो आरएनए वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटीन्स में। आगे आ गया फंक्शन एंड जीन रेगुलेशन। अब फंक्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन क्या हो सकता है डीएनए और आरएनए का? बेसिक फंक्शन तो यही है कि जेनेटिक मटेरियल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में नॉलेज होगी तो हम वो भी तो कर सकते हैं जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर आरएनएस को स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें हम डायरेक्टली जीन्स का ट्रांसफर करते हैं, वो तभी पॉसिबल है अगर हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी। और बेसिक फंक्शन है क्या हमारे जेनेटिक मटेरियल का? जीन्स को ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो जितनी भी हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी किस में स्टोर होती है? हमारे जेनेटिक मटेरियल में, जिसे हमने 2 पार्ट्स में स्टडी किया, डीएनए और आरएनए। फिर फर्दर हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेक्चर लेके आए तो हमारे सर्व ज्ञान बैच में एनरोल करें, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ये बैच आपको पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है जो आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज़ में। इसमें आपको क्या मिल रहा है? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएंगी। अब अगर आपको ऑफलाइन बैच लेना है वो भी आप कर सकते हो, वो आपको पड़ेगा 19,999 रुपीज़ में। अगर आपको पूरा बैच नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपको पड़ेगा 5,999 में। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, इसमें आपको प्रिंटेड सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ये पड़ेगा आपको 9,999 में। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत नहीं की है तो शुरू कर दो, बिकॉज कंपटीशन इंक्रीज ही होने वाला है। बिकॉज जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसे रिकंसिडरेशन पे डाल दिया है, तो और भी स्टूडेंट्स रेस में इन हो जाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन ही बढ़ने वाला है। अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत कर दो, बैच में एनरोल करो। अगर आपको पूरा बैच नहीं लेना है तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इससे देने से होगा क्या कि आपको पता लग जाएगा कि आपको पैटर्न कैसे रखना है अपने आंसर का एग्जाम में, प्लस आप कितने टाइम फ्रेम में कितना लिख पा रहे हो, कंटेंट रेलेवेंस में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। इसमें आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक के मॉडल आंसर प्रोवाइड होंगे, तो वही आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस, एग्जाम में अगर आप चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करना है। अब आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है HPSC ADO 2026। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइडेड है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, बैच के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, बिकॉज आगे कुछ भी नोटिस आ सकता है, मे बी आपका एग्जाम और जल्दी भी हो सकता है। तो जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल रहा है इसको प्रॉपरली यूज करो, टेस्ट सीरीज में एनरोल करो और जितनी हो सके रिटन प्रैक्टिस करो। सो थैंक